अब ये दोनों कोई रिएक्शन है जो है एडेंडम का, मतलब हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स। तो एल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है जैसे कि हमने एल्केन्स के बारे में पढ़ी थी। सबसे पहले तो इनका जनरल फार्मूला होता है, एल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये तो एल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है ना। एल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है। और एल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्केन्स के इक्वल ही होती है, सिमिलर होती हैं। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है कि वो वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं। एल्कीन्स जो है वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं, लेकिन वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल होते हैं। एल्कीन्स जो है वो वाटर में तो इनसॉल्यूबल है, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जो है वो सॉल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारे एल्कीन्स हैं ये दो तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाते हैं। ये चीज़ हमने आइसोमेरिज्म में भी पढ़ी थी। एल्कीन्स शो करते हैं टू टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कौन कौन से होते हैं वो आइसोमर्स? सिस और ट्रांस। एल्कीन्स दो तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं, सिस और ट्रांस। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ब्यूट-2-ईन। ब्यूट-2-ईन का स्ट्रक्चर होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। अब ये जो है दो तरह के आइसोमर्स शो करेगा। एक आइसोमर होगा ये जिसको हम बोलेंगे सिस, क्योंकि इसमें सेम ग्रुप्स सेम साइड पे प्रेजेंट है, दोनों CH3 सेम साइड पे प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे सिस आइसोमर। और एक शो करेगा वो ट्रांस आइसोमर जिसमें सिमिलर ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पर होंगे। यहाँ हम बोल सकते हैं कि वो डायगनली प्रेजेंट होंगे इस तरह से। इसको हम बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। अब जो हमारा सिस आइसोमर होता है इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, लेकिन ट्रांस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सिस आइसोमर पोलर है, लेकिन ट्रांस आइसोमर नॉन पोलर होता है, ठीक है। अगर हम देखें कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 कैसे है, ये वाले जो डाइपोल मोमेंट्स हैं ये एरो इस तरह बनेगा इसमें, और इसमें भी ये एरो इस तरह से बनेगा। तो ये सारे डाइपोल मोमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि ये इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन इस केस में डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, इसलिए सिस आइसोमर पोलर होता है लेकिन ट्रांस आइसोमर नॉन पोलर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो फर्स्ट 3 मेंबर्स होते हैं वो गैसेस होते हैं। क्या मतलब हुआ फर्स्ट 3 मेंबर्स का? सबसे पहली एल्कीन होती है CH2CH2 इथीन, है ना। सेकंड होगा प्रोपीन एंड नेक्स्ट विल बी ब्यूटीन। तो ये तीनों जो हैं ये गैसेस होती है रूम टेम्परेचर पे, ये तीनों गैसेस होती है। फिर नेक्स्ट 14 जो मेंबर्स हुए पेंटीन से लेके आगे नेक्स्ट 14 मेंबर्स वो होंगे लिक्विड्स, एंड उसके ज़्यादा वाले जो होंगे वो होंगे सॉलिड्स। और ऐसा क्यों होता है? ये गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स क्यों होते जाते हैं? क्योंकि उनका मास बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, इथेन, प्रोपीन, ब्यूटीन ये तीनों गैसेस हैं। अब पेंटीन का मास इन सब से बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे मास बढ़ता है इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है और ये गैसेस से अपनी स्टेट चेंज करके लिक्विड्स आ जाती है और फिर लिक्विड से सॉलिड बन जाती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम वैसे ही फॉलो होता है जैसा कि हमने एल्केन्स में पढ़ा था। हमने एल्केन्स में ये पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा।
और बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ब्रांचिंग के। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी मॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, इन तीनों को अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में, तो कैसे अरेंज करोगे? आप देखोगे जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका होगा? ब्यूटीन का, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है और इसमें 2 ही कार्बन है। तो ब्यूटीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम प्रोपीन का और सबसे कम होगा इथीन का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये बिल्कुल सिमिलर थी जैसा कि हमने एल्केन्स के केस में पढ़ा था। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। आप इसको केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हो या केमिकल रिएक्शन भी, कि एल्कीन कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस शो करती है। पहली केमिकल रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। क्या मतलब होता है एडिशन रिएक्शन का? एडिशन रिएक्शन का मतलब कोई भी मॉलिक्यूल आके ऐड हो जाएगा जो हमारे सबस्ट्रेट पे। ठीक है, यही पढ़ा था एडिशन रिएक्शन में, कोई भी रिएजेंट हमारे सबस्ट्रेट पे आके ऐड हो जाएगा। पहला है एडिशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ H2। सपोज मेरे पास इथीन मॉलिक्यूल है इस तरह से, इसमें जब मैंने H2 मॉलिक्यूल डाला इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, इन तीनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। हमने इथीन में जब H2 डाला तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा एल्कीन, CH3CH3 इथेन। ये रिएक्शन हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में भी पढ़ी थी और इस रिएक्शन का नाम था हाइड्रोजनेशन। इसका नाम था हाइड्रोजनेशन। इस रिएक्शन में होता क्या है, हमारे पास कोई भी एल्कीन मॉलिक्यूल है, एल्कीन है और H2 है। एक हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, और डबल बॉन्ड का हम कर देते हैं सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है ये CH3 एंड CH3 एल्कीन। ठीक है, ये रिएक्शन हमने एल्केन्स के प्रिपरेशन के टाइम भी पढ़ी थी, सिंपल थी ये। अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आती है एडिशन ऑफ हेलोजन। ये देखते हैं कि ये क्या होती है। हमने कोई भी एल्कीन ली, क्योंकि हम एल्कीन्स की रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो हमारा रिएक्टेंट हमेशा एल्कीन ही होगा। इसके अंदर मैंने डाल दिया Br2, हेलोजन है ये। कोई भी हेलोजन्स पता है ना आपको क्या होता है? क्या होते हैं हेलोजन्स? ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हम हेलोजन्स बोलते हैं, और ग्रुप 17 में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, किसी भी इथीन में मैंने हेलोजन डाला इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। इस रिएक्शन में CCl4 काम करता है एज अ सॉल्वेंट, तो हमें CCl4 डालना होता है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? पिछली रिएक्शन में हमने लास्ट रिएक्शन जो देखी उसमें हमने यहाँ H2 डाला था, और रिएक्शन कैसे हुई थी? H2 था, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैच हुआ, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैच हुआ, और डबल बॉन्ड का हमने सिंगल बॉन्ड कर दिया था। ऐसी हुई थी रिएक्शन। ये रिएक्शन भी सेम उसी की तरह होगी, बट डिफरेंस क्या होगा? ये इस तरह है, इस बार हमारे पास हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन है। हाइड्रोजन की जगह क्या है हमारे पास? ब्रोमीन एटम। तो एक ब्रोमीन इस कार्बन पे अटैच होगा, एक ब्रोमीन इस कार्बन पे अटैच होगा, और डबल बॉन्ड का हम कर देंगे सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या? CH2 CH2, एक ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच हुआ और एक ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच हुआ। समझ में आया? हमारे पास डबल बॉन्ड था और Br2 था, एक ब्रोमीन को इस कार्बन से अटैच करा, एक ब्रोमीन को इससे, एंड डबल बॉन्ड का हमने क्या कर दिया? सिंगल बॉन्ड। इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। इसको हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। डाई मतलब दो, हैलाइड मतलब हेलोजन्स, दो हेलोजन्स लगे हुए। और विसिनल वर्ड तब आता है जब दो हेलोजन एटम्स अटैच हो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे, मतलब अगल बगल वाले ये दो कार्बन एटम्स है, एडजेसेंट कार्बन एटम्स दोनों पे ही हेलोजन अटैच है, तो इसको हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। और अगर दोनों
हेलोजन्स एटम एक ही कार्बन से अटैच होते, अगर सपोज इस तरह का कोई कंपाउंड होता तो उसको हम बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। आपको ये टर्म्स कभी कभी अगर आप बुक पढ़ोगे तो उसमें देखने को मिलेगी कि वो इस तरह लिखते हैं, विसिनल डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी ऐसे। अब ये वाली जो रिएक्शन है ये यूज होती है टेस्ट करने के लिए अनसैचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। क्या मतलब हुआ इस बात का, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन? इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन यूज़ की जाती है ये पता करने के लिए कि हमारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर नहीं है। कैसे? ये जो Br2 है ये होता है ब्राउन कलर का, और जब ये एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो कंपाउंड बना ये कलरलेस होता है, ये जो कंपाउंड बना ये कलरलेस होता है। तो अगर हमारा ब्राउन कलर चेंज हो गया कलरलेस में तो इसका मतलब हमारे कंपाउंड में एल्कीन प्रेजेंट था। ठीक है, और अगर ये ब्राउन कलर ब्राउन ही रहा तो मतलब ये एल्कीन नहीं था। फॉर एग्जांपल अगर मैं इथेन ले लूँ CH3 और इसमें मैंने डाला Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, ये Br2 ब्राउन कलर का होगा। स्टार्टिंग में ये रिएक्शन ब्राउन कलर की होगी, हमें हमारे बीकर में इथेन लेंगे, इथेन कलरलेस होता है और उसमें मैंने डाला Br2। ठीक है, ब्राउन कलर का हो गया। अब ये दोनों कोई रिएक्शन नहीं करेंगे तो हमारा जो बीकर है वो ब्राउन कलर का ही रह जाएगा, हमारा जो सोल्यूशन है वो ब्राउन कलर का रह जाएगा। अब अगर मैं इथेन की जगह यहाँ पे ले लूँ इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसमें मैंने डाला Br2 जो ब्राउन कलर का है और उसमें मैंने डाला CCl4। अब ये दोनों रिएक्शन करेंगे और ये बना लेंगे इस तरह से, है ना। अब ये जो ब्राउन कलर है ये कन्वर्ट हो जाएगा कलरलेस में, और जैसे ही ब्राउन कलर कलरलेस में कन्वर्ट हुआ इससे हमें ये पता चला कि ब्रोमीन ने एल्कीन के साथ रिएक्शन की है तभी वो कलरलेस बना। तो इसका मतलब हमारा जो रिएक्टेंट था या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो अनसैचुरेटेड था, उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, तभी ब्राउन कलर डिसअपियर हो गया और कलरलेस बन गया। तो ये वाला टेस्ट यूज होता है पता लगाने के लिए कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनसैचुरेशन है या नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, विच इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड होता है HX। X जनरल फॉर्मूला होता है हेलोजन के लिए, हेलोजन को हम जनरली X से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हेलोजन्स मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन चारों के लिए हम एक अल्फ़ाबेट यूज़ कर देते हैं X। कहीं पे भी आपको X लिखा हुआ दिखे इसका मतलब हम हेलोजन्स की बात कर रहे हैं। तो इन चारों में से कोई भी एक एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है विच इज़ FCl और Br और I। इन चारों में से कोई भी एक प्रेजेंट हो सकता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ HX। हमने कोई भी इथीन मॉलिक्यूल ली जो कि एल्कीन है, इसमें मैंने डाला HX, HBr डाल देते हैं। तो क्या होगा, एडिशन रिएक्शन है जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। एक कार्बन से हमने हाइड्रोजन को अटैच कर दिया और एक कार्बन से ब्रोमीन को अटैच कर देंगे, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 CH2 Br। समझ में आया? हमारे पास इथीन मॉलिक्यूल थी CH2 CH2, इसमें मैंने HBr डाला, एक कार्बन से मैंने हाइड्रोजन को अटैच कर दिया, एक कार्बन से ब्रोमीन को अटैच कर दिया और डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कर दिया। तो ये हमें इस तरह से ये प्रोडक्ट मिल गया CH3 CH2 Br। तो एडिशन रिएक्शन में आपको यही करना होता है कि डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है और एक कार्बन जो भी हमें रिएजेंट दे रखा है उसका एक पार्ट एक कार्बन से अटैच कर दो और सेकंड पार्ट सेकंड कार्बन से। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करते हैं। इस बार सपोज मैंने लिया ब्यूट-2ईन, इस केस में बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, और इसमें मैंने डाला HCl। यहाँ पे हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और रिएजेंट है हमारे पास H और Cl। एक कार्बन से H अटैच कर देंगे, एक कार्बन से Cl और डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देंगे सिंगल बॉन्ड में। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 CH2
CH, Cl और CH3। ठीक है, इस केस में बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। हमारे पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और रिएक्शन में हमारे पास है H और I। तो एक कार्बन से H को अटैच कर देंगे, एक कार्बन से I को, और डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देंगे किस में, सिंगल बॉन्ड में। तो क्या प्रोडक्ट बन गया, इधर H आके लग गया और इधर I आके लग गया, डबल बॉन्ड को हमने कन्वर्ट कर दिया सिंगल बॉन्ड में। तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो HI सबसे फास्ट रिएक्ट कर सकता है, उससे स्लो HBr और सबसे स्लो HCl, और HF तो रिएक्ट करता ही नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये हो गई HI, HBr और HCl। ठीक है, HI बहुत फास्ट रिएक्शन देगा। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो ये बहुत जल्दी हो जाएगी। HBr वाली उससे स्लो होगी और HCl वाली सबसे स्लो होगी। और HF के साथ तो रिएक्शन होती नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये मैंने इस बार लिया प्रोपीन। इस रिएक्शन में मैंने डाला HBr। अब आपको बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। वही करेंगे हमने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हमारे पास है H और Br। एक कार्बन से हमने H को अटैच कर दिया और एक कार्बन से Br को। क्या प्रोडक्ट बना, CH3 CH2 और Br। ठीक है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, अब जो है कुछ बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि Br हमने इस कार्बन से अटैच कर दिया और H इस कार्बन से। ठीक है, पहले हमने क्या करा था, पहले हमने H इसका सेकंड कार्बन से अटैच करा और Br को थर्ड कार्बन से। अगर इस तरह कर दे तो ये रिएक्शन ऐसे भी तो हो सकती है। अगर ये वाला करे तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस केस में प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, इस कार्बन से Br लग गया एंड देन CH3। ठीक है, क्या नाम होगा इसका, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब इस केस में दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अगर हम Br को थर्ड कार्बन से अटैच करें तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और सेकंड कार्बन से अटैच करें तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सही है, कौन सा ज़्यादा बनेगा, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आता है क्या, मार्कोनिकॉफ रूल। इसके लिए आता है मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, बनेंगे तो ये दोनों ही प्रोडक्ट्स, लेकिन एक प्रोडक्ट मेजर बनेगा और एक प्रोडक्ट माइनर बनेगा। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। जब मोर देन 1 प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटी होती है तब दोनों प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन एक मेजर होता है एक माइनर होता है। मेजर का मतलब वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा और माइनर का मतलब वो कम क्वांटिटी में बनेगा। तो अब हमें ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा मेजर है, कौन सा ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा और कौन सा माइनर है, कम क्वांटिटी में बनेगा। उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। अब पढ़ते हैं कि ये मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। मार्कोनिकॉफ रूल, दिस रूल स्टेट्स दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम। अब ये एडेंडम क्या है, एडेंडम का मतलब होता है रिएजेंट। जो भी हमने रिएजेंट डाला है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमारा रिएजेंट क्या है, HBr। ठीक है, पिछली रिएक्शन में HBr ही डाला था ना, ये देखो ये रहा, इसको हम बोलते हैं रिएजेंट, और ये होता है हमारा सबस्ट्रेट। ठीक है, इसको बोलते हैं रिएजेंट और ये होता है हमारा सबस्ट्रेट। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, अब ये जो रिएजेंट है हमारा HBr, ये ब्रेक कर सकता है। हमारा जो रिएजेंट है HBr, ये ब्रेक करेगा H+ और Br- में, सिमिलर टू HCl।
HCl भी इसी तरह ब्रेक होते हैं ना, H+ NCl माइनस, ये आपने सीखा था। तो HBr भी H+ और Br माइनस में ब्रेक हो गया। तो ये रूल बोल रहा है कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, मतलब ये Br माइनस की बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि जो Br माइनस है वो goes to that carbon atom which contains less number of hydrogen atom। वो कह रहा है कि Br माइनस उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम्स होंगे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जो Br माइनस है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। देखो एक कार्बन ये है हमारे पास और एक कार्बन ये है। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है? एक, ये वाला एक हाइड्रोजन अटैच है। और इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है? दो, ये वाले दो हाइड्रोजन। तो उसने ये बोला जो Br माइनस है, नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, वो उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। कौन से कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है? इस वाले पे। तो Br माइनस इस कार्बन पे जाएगा और हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH Br CH3। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग जो 2 ब्रोमोप्रोपेन है वो मेजर प्रोडक्ट है। 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट है और जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर होगा। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन हम पढ़ रहे थे प्रोपीन की HBr के साथ। तो इसमें जो 2 ब्रोमोप्रोपेन है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है और ये जो हमने बनाया था ये है हमारा माइनर प्रोडक्ट। समझ में आया? व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल? मार्कोनिकॉफ रूल ने ये बोला कि नेगेटिव पार्ट जो है एडेंडम का, मतलब कि रिएजेंट का, वो उस कार्बन एटम पे जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन्स होंगे। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक इजी ट्रिक वो ये है कि आप ये याद कर सकते हो कि रिच बिकम्स रिचर। क्या मतलब हुआ? ये से याद करने की ट्रिक है कि रिच बिकम्स रिचर। हमारे पास इसे फिर से लिखते हैं। ये प्रोपीन था, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स थे, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन था। हमने हाइड्रोजन कहाँ डाला? जिस पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन थे। HBr में H इस कार्बन पे आके अटैच हुआ ना और Br इस पे। तो हमने ये बोला रिच बिकम्स रिचर, जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उसी के पास हाइड्रोजन जाके लग जाएगा। जो पहले से हाइड्रोजन रिच है वो उसके पास ही और हाइड्रोजन आ जाएंगे। समझ में आया? जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है हाइड्रोजन उसी पे आके लग जाएगा। असली स्टेटमेंट ये है, ये बस ट्रिक है याद करने की कि आप हाइड्रोजन कहाँ भेजोगे? जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन किस कार्बन से अटैच करोगे? जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। इस केस में आपको बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। पहले खुद से बनाकर देखो, नहीं तो फिर मैं बता। हम क्या करेंगे, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक तरफ H लगेगा एक तरफ Br। अब किस तरफ H और किस तरफ Br लगेगा, इसके लिए हम यूज़ करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोला था उसने? नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन होंगे, लेस हाइड्रोजन। ठीक है, कम हाइड्रोजन किसके पास है? इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है। तो Br माइनस इधर जाएगा और H इधर जाएगा। ठीक है, तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन से हमने Br लगा दिया और यहाँ पे CH3 और CH3। इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये बना हमारा मेजर प्रोडक्ट, ये बना मेजर प्रोडक्ट। क्या नाम होगा इसका? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन प्लस इसमें एक माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा। आपको जो है माइनर प्रोडक्ट भी बनाकर दिखाना है। माइनर में क्या करेंगे? ऑपोजिट कर देंगे। Br इस बार हमने यहाँ भेजा है ना, उसमें हम Br को यहाँ भेजेंगे और H को यहाँ। तो जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो ये बनेगा और इसके नीचे आप लिखोगे माइनर। तो एग्जाम में आप दोनों प्रोडक्ट्स बनाओगे, एक के नीचे मेजर और माइनर मेंशन कर कर आओगे। ठीक है,
अगर हम दूसरे रूल के हिसाब से देखें जो ट्रिक पड़ी थी, तो ट्रिक के हिसाब से करोगे तो भी यही आंसर आएगा। ट्रिक ने बोला था कि रिच बिकम्स रिचर, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है हाइड्रोजन उसी के पास जाएंगे। तो एच को यहाँ भेज दिया और बी आर को यहाँ भेज दिया, और ऐसे ही हमने देखो मेजर प्रोडक्ट बनाया है। समझ में आया? इजी था ये मार्कोनिकॉफ रूल। थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं इसकी। इसके अंदर मैंने HBr डाला। अब बताओ कौन मेजर और माइनर, आपको दोनों प्रोडक्ट्स बनाने हैं। पहले खुद से ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इस केस में आप कैसे बताओगे? ये ऊपर तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन्स दिख रहे थे, इस केस में आपको खुद से हाइड्रोजन्स ड्रॉ करने पड़ेंगे कि किस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन्स हैं। और वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? हमें ये पता है कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड्स बना सकता है, ना 5 बनाता ना 3 बनाता, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। अब इस पर्टिकुलर कार्बन ने ये जो डॉट, इसे फिर से बनाते देखो, ये इस तरह से है। ये जो डॉट है ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला डॉट भी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं? 1 2 3 और 4। इस पर्टिकुलर कार्बन के तो 4 बॉन्ड्स पूरे हैं, तो इस पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस पर्टिकुलर कार्बन ने देखो कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 और 3। इसने 3 ही बॉन्ड्स बना रखे हैं, तो इसमें एक हाइड्रोजन और आएगा। तो यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन लगा देते हैं। समझ में आया? इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस वाले पे एक हाइड्रोजन है, जो हम यूजुअली बनाते नहीं है, ठीक है। जब हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाते तो इस तरह बना देते हैं ना कंपाउंड्स। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स होते हैं जो हम मेंशन नहीं करते, ठीक है। अब HBr कैसे ऐड होगा, उसके लिए मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। ये नेगेटिव पार्ट है, ये कहाँ जाएगा? जहाँ पे कम हाइड्रोजन्स है, और कम हाइड्रोजन्स कहाँ पर है? इस वाले कार्बन पे। तो Br माइनस को यहाँ भेज देंगे और H प्लस को यहाँ भेज देंगे इस कार्बन पे। रिच को रिचर बनाना है, तो जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। ये CH3 है, इसको मिटा दें यहाँ से, ये CH3, और इसी पे जो है Br आके अटैच हो गया, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स। बनाना चाहो बना दो, यूजुअली हम हाइड्रोजन्स को शो नहीं करते, तो ये हाइड्रोजन्स हटा दिए, ठीक है। ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। फिर साथ में हमें माइनर प्रोडक्ट भी बनाना है। उसमें क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। उसमें यहाँ पे तो Br माइनस भेज देंगे और यहाँ पर H प्लस। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इस कार्बन पे CH3, इस कार्बन पे Br। ये बन गया हमारा माइनर प्रोडक्ट। क्लियर हुआ कैसे करते हैं हम ये मार्कोनिकॉफ रूल की एडिशन? अब आगे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं कि इसमें एक प्रोडक्ट मेजर और एक प्रोडक्ट माइनर क्यों बन रहा है। हमारे पास ये रिएक्शन थी, प्रोपीन था। प्रोपीन में हमने HBr डाला और एक मेजर प्रोडक्ट बना और एक माइनर प्रोडक्ट बना मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। अब ये बनते कैसे हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये रिएक्शन हुई कैसे। ये प्रोपीन है हमारे पास, ठीक है। इसका हम कराते हैं वो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। मैंने क्या करा, इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक कर दिया। जब मैंने इसको इस तरह से ब्रेक करा तो क्या बनेगा? CH3 CH माइनस और CH2 प्लस, ये बन जाएगा। अब आप ये बोल सकते हो कि इसको इस तरह भी तो ब्रेक कर सकते हैं, इसको इस तरह भी ब्रेक किया जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है। तो एक बार हमने इसको इस तरह से ब्रेक कर दिया, इस बार इस कार्बन पे माइनस और इस कार्बन पे प्लस आ गया। ये चीज़ हमने सीखी थी होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक फिजन में। ये पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं, इस कार्बन पे माइनस, एक कार्बन पे प्लस आ जाता है, ठीक है। इस तरह हमारी ये 2 पॉसिबिलिटी हैं। अब हमारा रिएजेंट क्या है?
HBr, HBr ब्रेक करेगा H प्लस और Br माइनस में, देखा था ये हमने। अब क्या होगा, ये जो H प्लस है ये किधर जाएगा, H प्लस इस नेगेटिव चार्ज की तरफ। पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ। तो ये जो H प्लस आया HBr से वो इधर जाके अटैच हो गया, तो क्या बना, ये वो हाइड्रोजन यहाँ आके अटैच हो गया। सेम काम इधर भी हो सकता है, ये H प्लस था, ये किधर जाएगा, अब ये जाएगा नेगेटिव चार्ज की तरफ, तो ये इस बार जाएगा इस कार्बन पे और उस पे जाके अटैच हो जाएगा। तो कर देते हैं इसे इस पे अटैच, इस कार्बन पे अटैच हो गया। तो अब ये हमारे पास दो कार्बोकैटायंस बन गए। कार्बोकैटायंस है, कार्बोकैटायन मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज, दो कार्बोकैटायंस बन गए। अब मुझे ये बताओ कि दोनों कार्बोकैटायंस में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी याद है आप लोगों को? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 1 डिग्री। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और उससे सबसे कम 1 डिग्री। अब ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री, 2 डिग्री या 1 डिग्री? कैसे देखते थे ये, चलो थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं। इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, अगर ये फर्दर 3 कार्बन एटम से अटैच्ड होगा तो हम उसे बोलते हैं 3 डिग्री। ठीक है, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है अगर वो 2 कार्बन से अटैच है तो बोलते हैं 2 डिग्री, और जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है अगर वो एक ही कार्बन से अटैच है तो उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। ठीक है, अब ये कार्बोकैटायन है, इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, एक से, तो ये वाला पर्टिकुलर कार्बोकैटायन हो गया हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन। सेकंड वाला देखते हैं, इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, ये जुड़ा है 2 कार्बन से, एक इससे और एक इससे, तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, अब दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, 1 डिग्री या 2 डिग्री? स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, तो 2 डिग्री जो है मोर स्टेबल, इसके नीचे लिख देते हैं मोर स्टेबल। अब अगले स्टेप में क्या होगा, दोनों में ही Br माइनस आएगा और Br माइनस। H प्लस ने तो अटैक कर दिया, रिएजेंट में से H प्लस आया और उसने अटैक कर दिया, कार्बोकैटायन बना। अब Br माइनस की बारी है, वो अटैक करेगा। Br माइनस कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे, तो पहले केस में उसने यहाँ अटैक करा और हमारा जो प्रोडक्ट बना वो बना 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट बना ये 1 ब्रोमो प्रोपेन। सेकेंड केस में Br माइनस ने इस कार्बन पे अटैक करा और क्या प्रोडक्ट बना, CH3, CH, CH3 और Br विच इज 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये अभी तक हमने सीखा है, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये दो प्रोडक्ट्स जो बने वो कैसे बने। पहले H प्लस ने अटैक करा, इंटरमीडिएट बना कार्बोकैटायन, और फिर Br माइनस ने अटैक करा और फिर हमें हमारा प्रोडक्ट मिल गया। अब जो इंटरमीडिएट बना, ये इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायन, इसमें जो सेकंड वाला इंटरमीडिएट बना ये वाला, ये ज़्यादा स्टेबल है। अब क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये ज़्यादा जल्दी बनेगा, ज़्यादा जल्दी बनेगा और ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा। ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट, ये ज़्यादा बनेगा, इसलिए ये हुआ हमारा मेजर प्रोडक्ट। समझ में आया? देखो ऊपर 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट है और 1 ब्रोमोप्रोपेन माइनर प्रोडक्ट है। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा। अब ये सब हुआ कैसे, ये मेजर प्रोडक्ट क्यों बना, क्योंकि इस प्रोडक्ट का जो इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है, ये ज़्यादा स्टेबल है। ये अभी हमने मैकेनिज्म से देखा, इस प्रोडक्ट का जो इंटरमीडिएट बना वो ज़्यादा स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल है तो वो जल्दी बनेगा और ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा, इसलिए ये जो 2 ब्रोमोप्रोपेन है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हुआ। समझ में आया? इस केस में जो इंटरमीडिएट बना वो लेस स्टेबल है, इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट हुआ, और सेकंड वाला जो ये है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हुआ। तो ये था ऑल अबाउट मार्कोनिकॉफ रूल।
अब इसके बाद एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी होता है, और अभी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस बच रही है एल्कीन की, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इतने आप इसी सब को रिवाइज कर आओगे, ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस कर आओगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।